गुड आफ्टरनून। डस्टर क्या हुआ था लास्ट? आघात। ठीक 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 ठीक। वो द्रव्यमान और भार हो गया था ना। ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कार्य शक्ति ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। देखिए, सेकेंड वाला टॉपिक में चाल हो गया, वेग हो गया, गुरुत्व हो गया, द्रव्यमान भार हो गया, बल, बल की परिभाषा एवं प्रभाव। अब कार्य शक्ति ऊर्जा, नया चैप्टर। ठीक है, इसमें पहले हम लोग पढ़ लेते कार्य, वर्क। ठीक है, कोई बता सकता है कार्य किसे कहते हैं, वर्क किसे कहते हैं? अरे आप लोग सब भी अभी कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे, लिख रहे, क्या है कार्य? बोल सकते हैं एनर्जी। बोल सकते हैं प्लेस का, हाँ जगह से हटने। हाँ, मेनली प्लेस से चेंज हो जाना बल लगा के, यानी बल की दिशा ही में विस्थापन होना कार्य कहलाता है। ठीक है, लिखिए इसको। सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा में कार्य का अर्थ, सामान्य भाषा में कार्य का अर्थ किसी क्रिया का किया जाना होता है। सामान्य भाषा में कार्य का अर्थ किसी क्रिया का किया जाना होता है। सामान्य भाषा में कार्य का अर्थ किसी क्रिया का किया जाना होता है। यानी कोई सा भी क्रिया अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कार्य। जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना इत्यादि क्या है? कार्य। तो उदाहरण में लिख सकते हैं जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना इत्यादि। ठीक है, अब लिखिए उसके नीचे लाइन छोड़ के,
भौतिकी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, भौतिकी, फिजिक्स, भौतिकी के अनुसार कॉमा देके नीचे से लिख लीजिए, किसी वस्तु को बल लगाकर, किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में, किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में, किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया, विस्थापित करने की क्रिया, विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहा जाता है। किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। ठीक है, यानी बल लगा के जब वस्तु को हम डिस्प्लेस कर देंगे उसको क्या बोलेंगे? कार्य। और एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। और अथवा, आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल एवं उसकी दिशा में, आरोपित बल एवं उसकी दिशा में तय किया गया विस्थापन, आरोपित बल एवं उसकी दिशा में तय किया गया विस्थापन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का अदिश गुणनफल, का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। आरोपित बल एवं उसकी दिशा में तय किया गया विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, आरोपित बल एवं उसकी दिशा में तय किया गया विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। देखिए गुणनफल में दो चीज़ एक होता है, एक सदिश गुणनफल, एक अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और जब वेक्टर प्रोडक्ट आएगा उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, उतना नहीं जानना, जो हम बताएंगे खाली वही समझ लीजिए। अब देखिए हम आप लोग को बताए थे सदिश अदिश कैसे पहचानना है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी यूज हो रहा है और बल, दोनों क्या है, दोनों सदिश है। तो कार्य को क्या होना चाहिए था, सदिश, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए सेकेंड डेफिनेशन में देखिए क्या लिख दिया है, अदिश गुणनफल लिखे ना, स्केलर प्रोडक्ट। तो जहाँ अदिश गुणनफल लिख दिया इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अदिश, इसीलिए कार्य क्या है, अदिश। ठीक है, अब देखिए अदिश गुणनफल होता क्या है, कार्य बराबर वर्क, यानी इसको मान लीजिए W बराबर F यानी फोर्स वेक्टर है यानी सदिश है, डॉट S यानी डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो गुणनफल लिखाता है ऐसे लिखाता है F डॉट S, इसी को बोलते हैं अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट। इसको जब तोड़ेंगे तब ये नीचे आ जाएगा FS cos थीटा। तो कार्य क्या हो गया, कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, जिसका वैल्यू फिर ऐसे हो जाता है। कॉस समझते, कॉस साइन ये सब समझते हैं ना, कि ठीक है जनरली त्रिभुज किसमें 90 डिग्री, ये क्या हो गया HBP। अगर थीटा ये लिए हैं तो इसके लिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/H, यही ना होगा, साइन ना P/H होता है क्या, हाँ कॉस में B/H। ठीक है, तो कॉस क्या है, दो भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात है। उसी को जब हम लोग खास कर देते, कभी लंब बटा आधार कर देंगे, आधार बटा ये कर्ण कर देंगे, तो उस अनुसार उसका नाम दिया जाता है। तो अभी अगर इसको थीटा लेते हैं तो इसके लिए क्या हो गया आधार, ये इस आधार को जब कर्ण से भाग देंगे तो हम लोग को कॉस थीटा का मान पता चलता है, वही कॉस थीटा वहाँ पे। ठीक है,
और इसका अलग अलग मान होता है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60, 90, ये 10 तक पढ़ना रहता है। जब आगे बढ़िएगा तो सबको मिलेगा, 180, 150, 135 सब मिलता है, ठीक है, वो निकालना पड़ता है। तो कॉस का भी हम लोग खाली थोड़ा सा जरूरत है बस, इसीलिए इतना, ठीक है। इसी में आगे लिखिएगा जहां F बराबर बल, जहां F क्या है, बल, फोर्स, S क्या है, विस्थापन, F बराबर बल, S बराबर विस्थापन, और थीटा यानी ये एंगल थीटा ये बराबर बल तथा विस्थापन के बीच का कोण, बल तथा विस्थापन के बीच का कोण, थीटा बराबर हाँ कोण, ठीक है, बल तथा विस्थापन के बीच का कोण। बल तथा विस्थापन के बीच का कोण, आप जब बल लगाइएगा तो उसमें विस्थापन होगा तो एक एंगल बनेगा ना, उसके लिए। जैसे कैसे, मान लीजिए कोई चेयर है, चेयर को हम इधर खींच रहे हैं तो बल भी मेरा इधर लग रहा है, उसका विस्थापन भी किधर हो रहा है, इधर, तो एक कोण बना, और ये कोण कौन सा बन जाएगा, 0 डिग्री। फिर एक बल हम ऊपर से लगा रहे, वस्तु इधर जा रहा, तो देखिए 90 डिग्री आएगा, सब आएगा अभी उसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया। अब नीचे पॉइंट वाइज करके लिख लीजिएगा, ऐसे ऐसे पॉइंट करके या ऐसे ऐसे, जो भी। कार्य एक अदिश राशि है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। कार्य का एसआई मात्रक जूल। कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग। वाह, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग। अर्ग पहले भी लिखे थे ना हम लोग, अर्ग या ईआरजी। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग, ठीक है। फिर कार्य का अन्य मात्रक, नेक्स्ट पॉइंट, कार्य के अन्य मात्रक क्या हो सकता है, यहां देखिए न्यूटन मीटर। कार्य का अन्य मात्रक न्यूटन मीटर, कार्य का अन्य मात्रक न्यूटन मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, कार्य का मान शून्य, ऋणात्मक एवं धनात्मक हो सकता है। द वैल्यू ऑफ वर्क कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। कार्य का मान 0 यानी शून्य, ऋणात्मक एवं धनात्मक हो सकता है। ठीक है, इसीलिए देखिए बहुत बार बोला जाता है, आप लोग सुने भी होंगे कि सर पे सामान लेके चलने वाला व्यक्ति फिजिक्स में कार्य नहीं कर रहा होता, वही कार्य क्या हो गया 0। लेकिन एक्चुअल में वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा, लेकिन फिजिक्स में वो 0 क्यों, थीटा के चलते हो जाता। अभी आएंगे उस पर। तो ऐसा ही बहुत चीज़ है कि 0 हो जाए, कहीं नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ हो सकता है, ठीक है। और आप लोग भी गौर करिएगा कि मतलब सब चीज़ इस पे डिपेंड कर जाएगा, थीटा कोण पे, जहाँ पे हम बल लगा रहे हैं और कहाँ विस्थापन हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो कोण डिसाइड कर देगा कि कार्य 0 होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके, मतलब पॉइंट का सब टॉपिक। अच्छा लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य का मान 0 डिग्री पर अधिकतम होता है। कार्य का मान 0 डिग्री पे अधिकतम होता है। कार्य का मान 0 डिग्री पे अधिकतम होता है। कार्य का मान 0 डिग्री पर अधिकतम होता है। देखिए कैसे, हम फोर्स इधर लगाए,
ठीक है। मान लीजिए कोई बॉक्स है, फोर्स हम इधर लगाएं और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होने लगा, यानी एस भी इधर होने लगा। या हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो हम खींच रहे भी इधर और वस्तु भी क्या आ रहा है इधर, तो एंगल क्या बन जाएगा 0। देखिए अगर यहीं पे हो गया तो ये क्या हो जाता है 0 डिग्री, लेकिन जब इसके इधर हो जाएगा तब ये क्या बनेगा 180 डिग्री। कौन समझते हैं ना, कौन। देखिए ये क्या हो गया 0 डिग्री, यहाँ से बढ़ते जाइए 30, 45, 60, 75, फिर 90, इधर बढ़िएगा 120, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाइएगा सीधा, जब ऐसे हो जाएगा तो 180, नीचे आ जाइएगा तो 270 और पूरा एक राउंड घूम जाएगा तो 360। ठीक है, तो अभी क्या बात हुआ कि हम जिधर बल लगा रहे हैं, अगर खींच रहे हैं तो वस्तु भी किधर आ रहा है मेरे तरफ, अगर धक्का दे रहे तो वस्तु भी किधर जा रहा है मेरा बल के ही साइड जा रहा है। तो अभी कौन सा कोई एंगल बन रहा है ऐसे, यानी हम बल इधर लगाए वस्तु भी किधर गया इधर, तो 0 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसी पे ये काम करेगा। यानी 0 डिग्री पे मान मैक्सिमम होना चाहिए, ये हम लोग को दिखाना है। ऐसा कंडीशन हुआ यानी बल इधर लगाए विस्थापन भी किधर हो गया एक ही दिशा में, जिधर बल लगा रहे उधर ही विस्थापन हो रहा है, तो थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो मेरे पास कार्य का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा। थीटा इस केस में क्या हो गया 0 डिग्री, तो हम लोग पास क्या हो जाएगा एफ एस कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो W यानी वर्क बराबर क्या हो गया F इंटू एस इंटू 1 बराबर एफ एस। यही सबसे मैक्सिमम हो जाता है, यानी कार्य का अधिकतम मान है। जितना बल लगाएगा, जितना डिस्प्लेसमेंट, उसी को खाली गुना कर दीजिएगा, सबसे अधिकतम हो जाएगा। चित्र बनाना तो चित्र बना के थीटा 0 डिग्री हो रहा है, फिर ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, कार्य का मान 90 डिग्री पर शून्य होता है। अच्छा लिख लीजिए इसको लिख लीजिए पहले। हाँ जैसे इसको लिखे ना उसी तरह। हाँ ठीक है लिखिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखे हैं ना बस इसी को दिखा रहे हैं। उतार लिए सब, लिखिए कार्य का मान 90 डिग्री पर शून्य होता है। कार्य का मान 90 डिग्री पर शून्य होता है। ठीक है, देखिए यही वो केस है जिसमें अगर कोई सब्जी वाला सब्जी लेके चलता है तो वो फिजिक्स में क्या है वर्क 0, यानी काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रैक्टिकल कर रहा है। ये मत समझिए कार्य नहीं कर रहा, कार्य कर रहा है लेकिन फिजिक्स का भाषा में वो नहीं कर रहा। या आप स्कूल बैग टांग के चल रहे हैं तो देखिए बल कहाँ लग रहा है आपका नीचे, क्योंकि पहले ही बताया भार लगेगा ना नीचे। आप कुछ भी कीजिए, गुरुत्वाकर्षण आपको खींच रहा है, गुरुत्व पृथ्वी आपको अपने तरफ खींचेगा तो बल कहाँ लग रहा है नीचे, लेकिन आप चल कैसे रहे ऐसे। तो देखिए ऊपर बल लगा, हम चल रहे ऐसे, 90 डिग्री का कोण बनेगा, वही चीज़ है। या आप कोई चीज़ छोटा सामान को रखिए, उसको पैर से दबाइए, देखिए वो दबेगा नहीं, इधर भाग जाता है। खास करके बैलून ही सब में देखिएगा। या आप पानी का टब में बैलून को डुबाने की कोशिश कीजिए तो डूबेगा नहीं, बैलून क्या होता है साइड से निकल जाता। तो हम प्रेशर ऐसे लगाए यानी बल ऐसे लगाए और बैलून किधर चली गया इधर, तो 90 डिग्री के उसी में कोण बनता है, वही इस पे आएगा। ठीक है, देखिए वो कैसे होता है। अभी क्या है, फोर्स लग रहा है ऐसे वस्तु पे, लेकिन वस्तु कैसे हो गया डिस्प्लेस इधर।
फोर्स लगा ऊपर, वस्तु किधर चल गया, ऐसे। तो देखिए फोर्स ऐसे लगा, वस्तु इधर गया, बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, बस वही केस है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो W लिखिए, Fs cos 90 डिग्री। अब सिंस cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो W बराबर क्या हो गया, Fs इंटू 0। ये क्या मिल गया, वर्क इक्वल टू 0 हो गया। कार्य का मान 90 डिग्री पर 0 होता है। नहीं 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 नहीं, अब वर्टिकल लगा रहा तो आप मान लीजिए ज़मीन के नीचे घुसते जा रहे, तो 0 कैसे होगा, तब तो नहीं ना होगा 90 डिग्री। नहीं समझे, कोण कब 90 डिग्री बोले कि हम बल ऐसे लगाए, वस्तु ऐसे जाने लगा। अगर हम बल ऐसे लगाओ, वस्तु नीचे घिसते जाएगा तो वह 90 डिग्री ना होगा। बोरिंग हो रहा है तो बोरिंग में 90 डिग्री बन रहा है। बोरिंग ऊपर से बल लगा रहा है, नीचे भी बल लगा रहा है, बोरिंग नीचे घुसते जा रहा है, तो 0 डिग्री फिर चली गया ना, तो मैक्सिमम होते जाएगा। हम जिधर लगा रहे उधर ही डिस्प्लेस हो रहा, तब ना 180 कैसे होगा, हम बल इधर लगाए, वस्तु उधर जा रहा, तब ना 180 होगा। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इधर बल लगाए, इधर ही मेरा सब चीज़ जाएगा, तब ना 180 कैसे होगा, हम बल इधर लगाए, वस्तु भागने लगा इधर, तब ना 180 डिग्री बन गया। समझ है। अगर बोरिंग हम कर रहे हैं और बोरिंग ऊपर होने लगे और पृथ्वी नीचे खींच रहा, तब ना 180 होगा। लेकिन अभी हम नीचे ही लगा दे रहे हैं, तो उसमें आप पृथ्वी का मान को मत जोड़िए, आप सिर्फ बोरिंग का मान को जोड़िए कि बोरिंग हम बल लगाए, पृथ्वी में छेद होने लगा, नीचे जाने लगा, तो 0 डिग्री हो गया, मैक्सिमम हो गया। समझे। उसमें हर बार ऐसा नहीं है कि पृथ्वी जब बल लगाएगा 90 डिग्री होगा, नहीं। अगर वैसा होता तो आप छत से कूदिएगा तो आप ऐसे गिरते, ऐसे गिर रहे हैं। आप छत से कूदिएगा तो सीधा नीचे गिरिएगा, तो कितना लग गया, जहाँ बल लग रहा था वही दिशा में आपका फोर्स लग गया, तो फिर मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ हो गया, समझे। हो गया। ये कैसे हो रहा 0, तो फिर तो वही बात हो गया ना। हम इधर से बल लगा रहे थे, इधर से। अब वो बात करेगा कि आपका कौन सा बल ज़्यादा कार्यगर है। आप इधर से 10 न्यूटन लगाए, इधर से 20 न्यूटन लगाए, तो इसको लेते हुए पार कर देगा। उसी आकार जो बदल जाए तो वही देखिए, आकार बदलना वो कब होगा, जब आप वैसा पहला वस्तु लिए हों, और दूसरा फिर वो बले पे चलेगा। आप सिर्फ बैलून को समझ रहे हैं ना कि बैलून को दबा के आकार कर दिए। जैसे प्रेशर मशीन भी होता है, प्रेशर मशीन हुआ तो एक तरफ देखिए फिक्स करेगा उसको, दूसरा तरफ से प्रेशर करके उसको तोड़ेगा। दोनों तरफ से तोड़ने का मतलब कि दोनों तरफ से आपको लगाना होगा प्रेशर। तो उस कंडीशन में देखना होगा कौन सा बल ज़्यादा कार्य कर रहा है, तब आप कार्य को निकाल पाइएगा। मान लीजिए फिर हम बताएं ना, मान लीजिए आप चट्टान लिए, 10 न्यूटन इधर से लग रहा है, 20 न्यूटन इधर से, तो चट्टान को लेते हुए 10 न्यूटन में घुस जाएगा। तो आप जिधर फोर्स लगा क्या हो गया, विस्थापन उधर मैक्सिमम हो गया। और इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि आपको आपका एगो दोस्त खींच रहा है, इधर से एगो दोस्त खींच रहा है, जो बलवान होगा आपको खींच देगा ना, तो जिधर फोर्स लगा रहा था आप किधर विस्थापित हो गए, उधर है, तो मैक्सिमम हो गया, उसका बल कोई काम ही नहीं किया। इसी में फिर खाली आपको ध्यान रखोगा संतुलित और असंतुलित, जो ज़्यादा मजबूत होगा, जो इधर खींच दिया वहाँ आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट लिखिए, कार्य का मान 180 डिग्री पर ऋणात्मक होता है। कार्य का मान 180 डिग्री पर ऋणात्मक होता है। कार्य का मान 180 डिग्री पर ऋणात्मक होता है। देखिए ये वो कंडीशन है कि हम खींच रहे ऐसे, लेकिन वस्तु जा रहा है किधर, उधर, या हम ढकेल रहे ऐसे, वस्तु कहाँ आ रहा है, इधर, तब 180 डिग्री बनेगा। यानी कुल मिला के खेल हो जाएगा ऐसे 180 डिग्री। यानी हम फोर्स लगा रहे इधर, लेकिन वस्तु किधर जा रहा है, इधर। हम लगाए ऐसे, वस्तु चलिए उधर। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। यानी हम लोग दोनों का अपोजिट हो जाएगा। वस्तु उधर जाने लगा, खींच रहे हम इधर, तो अपोजिट हो गया। इससे पहले क्या किए थे कि हम वस्तु खींच रहे थे इधर, वस्तु भी किधर आ रहा था, मेरे साथ,
तो हम जिधर बल लगा रहे थे वस्तु भी उधर मेरे साथ खींचा गया। अभी क्या है, हम वस्तु को खींच रहे इधर, लेकिन वस्तु किधर जा रहा है, उधर विपरीत दिशा में जा रहा है। तो विपरीत दिशा के केस में 180 डिग्री का कोण बन गया, फोर्स मेरा इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर। तो इस केस में थीटा बराबर 180 डिग्री। तो W बराबर क्या हो जाएगा, FS कॉस थीटा है, थीटा के जगह 180 डिग्री। FS कॉस 180 डिग्री का मान -1। तो W बराबर क्या हो गया, -FS। तो देखिए ऋणात्मक हो गया ना, और जहाँ नेगेटिव गया तो यानी कम हो गया, तो मान कम हो गया। तो आप क्या बोल सकते हैं, कार्य का मान 0 डिग्री पे अधिकतम एवं 180 डिग्री पे न्यूनतम होता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव में एकदम आने का चांस है, कार्य का मान कब अधिकतम होगा, जब थीटा 0 हो। न्यूनतम कब हो सकता है, यानी 0 90 डिग्री पर, और ऋणात्मक 180 डिग्री पर। तो याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए गौर कीजिएगा, आ सकता है कि कार्य का मान कब 0 होता है, तो जब बल और विस्थापन के बीच कितना का कोण बने, 90। तो क्या हो जाएगा, कार्य 0। अधिकतम कब होगा, जब कोण 0 डिग्री का बने, और सबसे कम यानी ऋणात्मक कब हो जाएगा, जब 180 बने। और बाकी देखिए आपको बल और विस्थापन देगा, ठीक है, कितना न्यूटन का बल लग रहा है और विस्थापन देगा कि 10 मीटर हुआ है, तो गुना करना होगा। 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 10 मीटर विस्थापन हुआ एक ही दिशा में, तो 0 डिग्री हो गया। तब आप बनाइएगा तो 10 गुना 5 50 जूल का कार्य होगा, ऐसे होता है, ठीक है। थीटा सिर्फ आपको बताएगा पॉजिटिव नेगेटिव और 0, बाकी सब बल और उस पर कार्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए शक्ति, पावर। कार्य में इतने था, इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। शक्ति, पावर। देखिएगा, गौर कीजिएगा, 0 डिग्री जब भी बोलेंगे ना तो दोनों एक ही तरफ होगा, लेकिन जब 180 बोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी आप दोनों हाथ को ऐसे कर लीजिए तो दोनों अलग अलग दिशा में दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया 180। लेकिन हम दोनों को ऐसे कर देंगे तो 0। जब एक ही लाइन, देखिए दोनों स्ट्रेटे लाइन होगा, सीधी रेखा, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा, इस बिंदु से जब आप एक ही तरफ लीजिएगा वो 0, और इस बिंदु के दो तरफ ले लीजिएगा तो 180, ठीक है। इसी का खाली खेल है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब यही रेखा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बल कहाँ लग रहा है और क्या कार्य क्या हो रहा है। बोरिंग लग रहा, सीधा सीधा घुस गया। अगर वही अपोजिट लगने लगता कि हम बोरिंग कर रहे नीचे, इफेक्ट हो रहा ऊपर, तब 180 हो जाता, ठीक है। अभी लिखिए शक्ति, पावर। शक्ति यानी पावर। लिखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ भी दर आ गया, दर यानी रेट,
और क्या बताए थे रेट का मतलब? बटा में समय। तो कार्य बटा समय किसको दिखाएगा? शक्ति। शक्ति यानी पावर। पावर को चलिए मान लीजिए P से लिखिए, P बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय। पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। नीचे लिखिएगा इसका एसआई मात्रक क्या है, लेकिन उसको एसआई मात्रक का नाम अलग है, वाट। इसका एसआई मात्रक वाट। वाट। और देखिए 1 वाट को क्या बोल सकते हैं? 1 वाट। कार्य का एसआई मात्रक जूल 1 सेकेंड, तो 1 वाट बराबर जूल बटा सेकेंड, उसी को वाट बोलते हैं। आप लोग बल्ब में देखिएगा लिखा हुआ कितना, 100 वाट, 50 वाट। एलईडी आ गया 9 वाट, तो क्या हो गया? वो कार्य करने का उसका दर, वही पावर को बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह एक अदिश राशि है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि है। ठीक है। अगर सीजीएस पूछ देगा इसका मात्रक तो क्या हो जाएगा? सीजीएस मात्रक कार्य का क्या लिखे थे अभी? अर्घ। और सीजीएस में समय को क्या बोलते हैं? सेकंड, तो अर्घ बटा सेकंड। ठीक है। खाली एसआई मात्रक भी देखिए क्या है, जूल बटा सेकंड, लेकिन उसको क्या नाम बोलते हैं? वाट। तो एसआई मात्रक वाट है। अगर सीजीएस पूछ दे तो अर्घ बटा सेकंड। नेक्स्ट लिखिएगा, इसके अन्य मात्रक, इसके अन्य मात्रक डैश देखिए लिखिएगा KW। KW यानी किलोवाट। MW मेगावाट। जैसे मेगावाट सुनते हैं ना, बिजली उत्पादन का 400 मेगावाट क्षमता है, सुने कहीं? बिजली संयंत्र में 800 मेगावाट, 500 मेगावाट, तो क्या है? सब किसका दिखा रहा उदाहरण? शक्ति। KW MW, फिर एक लिखिए HP हॉर्स पावर, अश्वशक्ति। HP हॉर्स पावर, अश्वशक्ति। जब आप मोटर लेने जाइएगा तो किस में बात करते हैं? HP। 1 HP का मोटर दे दीजिए, हाफ HP का मोटर दे दीजिए, 2 HP का मोटर दे दीजिए। तो HP अगर आएगा तो किसका मात्रक होगा? पावर। और 1 HP बराबर 1 HP बराबर 746 वाट। ये देखिएगा बहुत बार पूछता है। 1 HP बराबर 746 वाट। यानी समझ लीजिए अगर आप 1 HP का मोटर ले रहे हैं तो जो पीला वाला जो पहले बल्ब चलता था 100 वाट का, 700 को बल्ब जला दीजिएगा तो जितना ऊर्जा उसमें मिलेगा वही 1 HP मोटर देगा, यानी कार्य कर देगा, शक्ति। ठीक है। फिर लिखिए नीचे, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, ऊर्जा की शक्ति या ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई KWH, किलोवाट आवर। KWH किलोवाट आवर। KWH किलोवाट आवर। देखिए जब शक्ति का आप यूनिट को समय से गुना कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? ऊर्जा। तो इसीलिए बहुत बार KWH रहेगा, वो ऊर्जा का मात्रक भी वाणिज्यिक हो जाता और शक्ति का भी, लेकिन ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक KWH। इसी के आधार पे आपका बिजली बिल आता होगा, कितना यूनिट उठा तो किलोवाट आवर में उसका, यानी जितना हम ऊर्जा का खपत समय के अनुसार कर रहे वही
ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई होता है। तो KWH किलोवाट आवर यानी घंटा, ठीक है। उसके नीचे लिख लीजिएगा 1 KWH बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऊर्जा का वाणिज्य ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, या कार्य का भी मात्रक बोल सकते हैं जूल। तो मिला जुला के यही होता है शक्ति। अब देखिए, शक्ति से भी ज़्यादा सवाल बनने का चांस नहीं है। शक्ति किसे कहते हैं, यही है शक्ति। अब अगर न्यूमेरिकल आ गया तो अलग बात है कि आपको दे देगा कार्य, समय बोलेगा निकालिए, KWH में बोलेगा कि ऊर्जा का मान निकालिए, तो ऐसे करना होगा। शक्ति में भी ज़्यादा 32 नंबर लाइक हमको नहीं लगता पूछने का चांस है। पूछेगा तो तीनों साथ ही देगा, कार्य शक्ति ऊर्जा को परिभाषित करे, तब आपको कार्य लिखना होगा, शक्ति लिखना होगा, तब ऊर्जा। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा बहुत बड़ा चीज़ है, सब कुछ ऊर्जा है। तो ऊर्जा से अकेले सवाल आने का चांस है, लेकिन ये दोनों से हमको चांस बहुत कम लग रहा, क्योंकि कंटेंट नहीं मिलेगा। जो बेसिक चीज़ है यही है, ठीक है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, ऊर्जा, एनर्जी। कॉमर्शियल, जैसे आपका बिजली आया ना, आपका घर में बिजली आया, तो उसको पैसा कैसे हम कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए ये सब यूनिट यूज होगा। ऊर्जा, बताइए ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सीधा आप ऐसे देख लीजिए, आप जिस दिन खाना खा के मत आइए, देखिए 1-2 घंटा में आपका सर नीचे गिरने लगेगा। क्यों? ऊर्जा नहीं मिला। ऊर्जा नहीं मिला तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कार्य करने के लिए हम लोग क्या चाहिए? ऊर्जा। आप किसी चीज़ को भी देख लीजिए, अगर आपको पंखा चलवाना है तो कार्य हो रहा है, उसके लिए क्या देना होगा? ऊर्जा। ऊर्जा यानी बिजली देना होगा, उसके बिना वो नहीं चल पाएगा। आपको गाड़ी चलवाना है, गाड़ी भी तो चल रहा, तो वर्क हुआ ना, उसको भी चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। आप पेट्रोल डालिएगा तभी वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो उसी तरह हम लोग अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग को क्या? आहार नहीं मिला। आहार नहीं मिला तो ऊर्जा नहीं मिला। ऊर्जा नहीं मिला तो आपके अंदर जितना संचित ऊर्जा, आप उससे काम कर लीजिएगा, लेकिन कुछ समय बाद आप नहीं कर पाइएगा, डाउन हो जाइएगा। आपको खाना चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या होगा? ऊर्जा। उसी तरह का पेड़ का बात कर ले तो आप मान लीजिए पानी आप मत दीजिए, या सनलाइट, ठीक है, सनलाइट नहीं भी मिलता तब भी पौधा हो जाता है, लेकिन सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है। वो प्रकाश संश्लेषण करता है, तब क्या बनता है उसका में? भोजन मिला। भोजन को वो तोड़ता है ग्लूकोज इस समय, तो वो उसका ऊर्जा मिला तो वो काम कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ऊर्जा, सब चीज़ ऊर्जा ही है। जो भी चीज़ का आप बात कीजिएगा सब ऊर्जा है। आप में ऊर्जा है तो आप काम कर पाइएगा, नहीं है तो नहीं कर पाइएगा। तो कार्य करने की शक्ति ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। लिखिए इसको, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। या सिंपल, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी जितना आप कार्य करेंगे, वो आपका जो क्षमता, वो किस पे निर्भर होगा? ऊर्जा पे। सब कुछ ऊर्जा पे। आप कुछ अच्छा खाना, पौष्टिक खाना खाइए, देखिए आप थोड़ा एनर्जेटिक महसूस कीजिएगा। वही आप कुछ भी खा के आ जाइए, देखिए आपका थोड़ा देर ठीक है चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कत होने लगता है। अब चूँकि
ऊर्जा तुरंत में जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ऊर्जा ऐसे भी जीरो नहीं होगा। आपके अंदर संचित ऊर्जा है, वही काम फिर करने लगेगा। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, अनुसार के बाद कॉमा दे दीजिएगा। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है, ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। और ना ही विनाश, फुल स्टॉप। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, फुल स्टॉप। विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है, द टोटल एनर्जी ऑफ वर्ल्ड इज कांस्टेंट। विश्व की कुल ऊर्जा नियत, नियत यानी कांस्टेंट, विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा का केवल, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ठीक है, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। विश्व की कुल ऊर्जा नियत यानी कांस्टेंट रहती है, और ऊर्जा सिर्फ क्या, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। जैसे आप खाए, आपके अंदर रासायनिक ऊर्जा मिला, आप उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, चलने में, तो चलना क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा खत्म, बदल आ गया। लेकिन ख़त्म नहीं होगा, फिर चलने से जो हुआ वो अलग जगह जाएगा। जैसे हम लोग का पृथ्वी पे सबसे बढ़िया ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य, यानी एकमात्र प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य के कारण ही क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सूर्य है तो हवा चल रहा है, सूर्य है तो बारिश हो रहा है, सूर्य है तो पेड़ पौधों को खाना मिल रहा है, सूर्य है तो हम लोग को भी पोषण मिल रहा है। अच्छा, हवा कैसे चल रही पता है, एक ही जन को पता है, बाकी देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग का पृथ्वी है, हवा भरा हुआ उसमें, ठीक है। चलना नहीं चलना ये बहुत हद तक किस पे डिपेंड है, सूर्य पे। क्योंकि गर्मी का दिन में पृथ्वी है, गर्मी का दिन में सूर्य का किरण पड़ रहा है, तो हवा में जब पड़ा तो ये क्या हो गया, हवा गर्म, और गर्म हो गया तो ये क्या हो जाता है, हल्का, हल्का हो गया तो ये ऊपर की ओर उठने लगता है। तो ऊपर की ओर उठने लगेगा तो ये जगह क्या हो गया, खाली, यहाँ लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो इस जगह को भरने के लिए दूर से हवा चल के आती है, इसलिए आपको हवा चलता हुआ महसूस होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा हवा कब चलता है, गर्मी में। देखिए एनी टाइम चलते रहे, क्यों, क्योंकि धूप का रोशनी इतना तेज़ है कि हर हवा को गर्म कर दे रहा, और ये गर्म हवा हल्की हो जाती है, हल्की होती तुरंत ऊपर उठी, अब उसको भरने के लिए दूर से ठंडा हवा पहुँचता है। तो जहाँ ठंडा हवा पहुँचेगा, देखिए ऑटोमेटिक हवा चलते रहता है। दूसरा आप चलिए समुद्र के किनारे, वहाँ 24 घंटा हवा चलेगा। कारण यही है, पहले क्या होता है कि समुद्र के किनारे जो स्थल है, ज़मीन बहुत तेज़ी से गर्म होता है, बहुत तेज़ी से ठंडा होता है। तो जितना तेज़ी से वो गर्म हो रहा, हवा उठा, समुद्र तरफ का ठंडा हवा उसको भरने के लिए आया, तो आपको महसूस हुआ कि चल रहा है। रात के समय में उल्टा हो जाता है, रात के समय में जो समुद्र का पानी है वो बहुत धीरे गर्म होता, बहुत धीरे ठंडा, तो उसको गर्म होते होते वो शाम हो जाता है, क्योंकि लेयर बाय लेयर है, उसको हर लेयर को गर्म होना होगा। तो वो रात हो गया, शाम हो गया, शाम तक में वो गर्म होता है। तो जैसे गर्म हवा ऊपर उठा तब तक स्थल क्या हो जाता है, ठंडा, तो स्थल से फिर समुद्र की तरफ हवा चलने लगता। तो फिर आपको महसूस हो गया, इसीलिए 24 का 24 घंटा समुद्र के किनारे हवा चलता है। तो सब कुछ सूर्य के कारण है, सूर्य के कारण ही सारा कुछ होता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। सूर्य है तो वाष्पीकरण हो रहा है, इवापोरेशन, पानी का, पानी भाप बन के ऊपर जा रहा है, ऊपर संघनन हो रहा है, उसके बाद फिर वर्षा हो रहा है। अगर सूर्य नहीं रहे तो वर्षा नहीं होगा। सूर्य एकमात्र हम लोग पास ऊर्जा का है जिसका उपयोग आजकल हम लोग क्या चीज़ में कर रहे हैं, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को डायरेक्ट किस में बदल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में।
फिर सूर्य है तो हम लोग क्या चला पा रहे हैं, पवन चक्की, क्योंकि पवन चक्की आप यहाँ खड़ा कर दीजिए वो घूमेगा ही नहीं तो आपका कोई काम नहीं होगा। उसका जो चक्की है उसको घूमना होगा तब हम बिजली उत्पादन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। वो घूमेगा तो टरबाइन घूमेगा तब बिजली बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ऐसा जगह लगाया जाता पवन चक्की जहाँ आपको आसानी से मिल पाए ये वेग वाला गति। तो एक तो कहाँ मिल पातेगा, समुद्र के किनारे, इसलिए देखिए तमिलनाडु मुलनाडु बहुत ज़्यादा है, गुजरात में ज़्यादा। एक आपको मिल सकता है रेगिस्तान क्षेत्र में, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म हो रहा, तुरंत बढ़ रहा, तुरंत हवा आ रहा। तो राजस्थान में भी बहुत सौर ऊर्जा, लेकिन हम लोग झारखंड में सौर ऊर्जा उतना काम नहीं कर पाएगा, करेगा लेकिन उतना नहीं। अब काम कर पाएगा, देखिए हम लोग में गर्मी में थोड़ा बहुत हवा चलता है, थोड़ा बहुत बरसात में चलता है, उसके अलावा हम लोग में नहीं चल पाता है। तो क्या होगा कि आप उसका उपयोग ना कुछ महीना ही कर पाइएगा, फिर वो रखा का रखा रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, धन संसाधन की कमी हो जाएगी, मतलब बेकार हो जाएगा। जबकि हम लोग का भारत पूरा संपन्न देश है, यानी हम लोग पास हर भौतिक अवस्थाएं पाई जाती है। बहुत सारा आप देश चल जाइए, रूस आधा बर्फ़े से ढका रहता है, ठीक है, तो वो आधा एरिया में अपना कार्य नहीं कर पाता। आप चल जाइए लंदन, ठंडा का समय में इतना ज़्यादा ठंडा पड़ता है कि वहाँ आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अमेरिका चल जाइए, बर्फ़े से ढका रहता है। लेकिन हम लोग पास क्या है, हम लोग पास ठंडा के समय में अगर हिमालय वाला क्षेत्र पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है तो हम लोग का दक्षिण क्षेत्र फिर भी बर्फ़ से बिना है, वहाँ अभी भी गर्मी मिल जाएगा आपको। तो सारा चीज़ हम लोग को मिल रहा है। ठंडा का जरूरत है, ठंडा तरफ जाइए, गर्मी है तो ऑटोमेटिक पूरा देश में गर्मी है, प्लस हम लोग बरसात भी सब जगह हो रहा है। ऐसा नहीं कुछ कुछ गिना चुना को छोड़ दीजिए, लेकिन सब जगह हो रहा है। प्लस हम लोग पास रेगिस्तान भी है, डेजर्ट, सारा तटीय क्षेत्र भी है, समुद्र भी है, नदी भी है, पहाड़ भी है, सारा कुछ है। तो हम लोग पास ऊर्जा की असीम संभावना है, लेकिन उस संभावना को वास्तविकता में बदलने के लिए बहुत चीज़ करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए, वैसा स्थिति चाहिए, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। क्योंकि आजकल ऊर्जा किससे उत्पन्न हो रहा है, समुद्र का लहर से, समुद्र का टेम्परेचर से, ज्वारी ऊर्जा सब हो रहा है। लेकिन उसके लिए ऐसा इतना आसान नहीं है, बोल देने से नहीं हो जाता है, आपको उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। नहीं करने से दिक्कत है। अब जैसे बिजली उत्पादन होता है, हाइड्रो एनर्जी का बात करते हैं, अगर जल वाला बिजली से, तो हम लोग बांध बनाते हैं, ठीक, बांध बना लिए। लेकिन बांध बनाने का नुकसान भी तो है। बांध बनाए तो कितना सारा एकड़ एरिया जलमग्न हो जाता है, उसमें कितना वनस्पति होगा जो नष्ट खत्म हो गया। तो हम लोग का जैव विविधता पे, पर्यावरण पे थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसीलिए डैम ये सब बनाने के लिए, अच्छा वो तो हुआ। दूसरा हुआ कि अगर वहाँ मानव बस्ती है तो वहाँ मानव को वहाँ से हटाना होगा। अगर खेती योग्य भूमि है तो हम तो उतना एरिया को खेती युग से हटा दे रहे हैं ना। और सबसे ज़रूरी क्या है, भोजन। खेती युग भूमि ही नहीं रहेगा तो फिर अनाज का उत्पादन नहीं होगा, तो वो भी बहुत भारी समस्या हो जाएगा। इसीलिए बांध का निर्माण वैसे जगह पे किया जाए जहाँ पे प्रकृति को ज़्यादा हार्म हम ना पहुँचाए। तो सारा कुछ क्या हो जाता है, ऊर्जा के ही रूप में घूमता है। अगर ऊर्जा को आपको चाहिए तो आपको अलग अलग व्यवस्था करना होगा एक ऊर्जा को दूसरा ऊर्जा में बदलने के लिए, नहीं तो आप नहीं कर पाइएगा। जैसे डैम में हम जो पानी जमा किए वो कौन सा ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा। उसका उपयोग हम किए, जब उसमें गिराने लगे तो उसमें क्या मिल गया, गति, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से टरबाइन घुमा, क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा से फिर हम लोग क्या मिल गया, विद्युत ऊर्जा। फिर उसका आप अलग अलग उपयोग करते हैं। उस विद्युत ऊर्जा को अगर आप लाउड स्पीकर में लगाएगा तो आपको साउंड मिलेगा, ध्वनि ऊर्जा मिलेगा। लाइट जलेगा तो प्रकाश ऊर्जा मिलेगा, पंखा चलेगा तो फिर यांत्रिक ऊर्जा मिलेगा। तो सब ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है, खाली एक से दूसरा में बदलता है। अब आइए सूर्य पे। सूर्य में भी क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन उसमें हो रहा है ना, नाभिकीय संलयन, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बन रहा है, हीलियम। क्योंकि सूर्य के वायुमंडल में 71% क्या है, हाइड्रोजन, और 26% हीलियम। हीलियम और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वहाँ सूर्य में ऐसा तापमान, ऐसा दाब और ऐसा परिस्थिति बनता है कि सारा हाइड्रोजन एक साथ जुड़ने लगता है और नाभिकीय संलयन के तहत बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है। देख लीजिए अभी हम लोग को ये इतना दूर 15 करोड़ किलोमीटर हम लोग दूर है, फिर भी हम लोग को ऊर्जा मिल रहा है। तो कितना ज़बरदस्त ऊर्जा होगा। और हम ही लोग के नहीं, आगे भी बढ़ रहा है, मंगल में तो मिल रहा है। तो
ऐसा ऐसा जब बड़ा बड़ा तारा में ये सब होता है तो कितना ज़्यादा एनर्जी निकलता होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा हम लोग क्या मिल रहा है, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा मिला ना, दो चीज़, प्रकाश मिल रहा और ऊष्मा, तो दोनों क्या है, ऊर्जा का रूप है। तो एक ऊर्जा दूसरा रूप में बदल गया, बस वही चीज़ चलते रहेगा। जो चीज़ आप यूज़ कीजिएगा वो एक ऊर्जा से दूसरा ऊर्जा में बदलाएगा। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा ना तो नष्ट हो सकती है, आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऊर्जा का निर्माण संभव है, ऊर्जा का विनाश संभव है, ऊर्जा को एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, या ऊर्जा जीरो होता है। आपको पता है, देखिए अब जिसको नहीं पता होगा वो सोचेगा नहीं ऊर्जा तो हम बना सकते हैं, बिजली तो हम बना रहे तो ऊर्जा बना रहे हैं, जबकि बिजली बन रहा नहीं, क्या है, एक ऊर्जा दूसरा ऊर्जा में बदला रहा है। इसीलिए सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन सही होता, ठीक है। तो ये है ऊर्जा। आगे लिखिएगा, उसमें रूपांतरण होता लिख दिए ना। अब उसके बाद फिर पॉइंट पॉइंट में आ जाइएगा। लिखिए, ऊर्जा एक अदिश राशि है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऊर्जा एक अदिश राशि है, और देखिएगा एग्जाम में ना ऊर्जा, कार्य, ये सब बहुत पूछता है कि सदिश है कि अदिश, बहुत बार पूछता है, उसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा अदिश राशि है, यानी हम लोग जो कार्य पढ़े, कार्य भी क्या था, अदिश, शक्ति भी क्या था, अदिश, और ऊर्जा अदिश। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, और जूल किसका एसआई मात्रक था, कार्य। तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक दोनों जूल, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन यानी बीमा भी क्या होगा, सेम। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। फिर आगे ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, क्या, जो ऊर्जा का था, कार्य का था, अर्घ। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। ऊर्जा के अन्य इकाई या मात्रक, लिखिए कैलोरी, और बता सकते हैं अन्य इकाई में देखिए, जब ऊष्मा के रूप में हम लोग बात करेंगे तो कैलोरी, और भी ऊर्जा का अगर कहीं भूलिए तो निकालने का हम बता दें, इसे आगे आएगा। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जानते हैं, ऐसे भी पढ़ेंगे फॉर्मूला, mgh और हाफ mv² होता है। यहाँ से आप ऊर्जा का मात्रक निकाल सकते हैं। m मतलब मास का kg, g क्या है, ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h क्या है, हाइट यानी डिस्टेंस, मीटर क्या हो गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे आइए, हाफ से तो कोई मतलब नहीं, m क्या है, मास, मास के लिए kg, भी वेग, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। आ गया। अन्य मात्रक ये भी है। अगर आपको एग्जाम में दे दे kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, आपका तो बहुत जन का हालत ख़राब हो जाएगा। अरे कैसे था यार, कहाँ था, बीमा बताइए, एकदम फट से बताना चाहिए। बीमा kg के लिए क्या लिखेंगे, m, एक बार है m लिख दीजिए। मीटर, मीटर l कितना बार है, 2, l स्क्वायर, समय t, अभी नीचे है, ऊपर जाएगा तो यहाँ से भी सेम आएगा, देख लीजिए, हो गया ना, कितना टाइम लगा। अगर ऊर्जा का मात्रक भूलिए, इसे फट से निकाल सकते हैं। या ऊर्जा का बीमा बोल रहे हैं, अब आप सोचिएगा अरे जूल का बीमा कैसे निकालें,
तो एक तो आप किससे निकाल सकते हैं, जूल किसका राशि है, कार्य अभी था, क्या था, वाट, जूल था कार्य का, उसका जो फॉर्मूला था उसमें बैठाइए, यही चीज़ आपको मिलेगा। तो दोनों का बीमा क्या हो गया, सेम, दोनों का मात्रक भी सेम है, जूल। ठीक है, तो अन्य मात्रक में क्या लिखे, कैलोरी, और एक तो ये लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर बोला जाए जूल किसके बराबर है, तो जूल केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। इसी को दे दिया गया क्या नाम, जूल। ठीक है, आगे लिखिए, ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, या लिखिए ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए ऊर्जा, एनर्जी, ये मुख्यतः दो प्रकार का होगा। एक यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, और एक अयांत्रिक ऊर्जा। देखिए किसी किसी बुक में आपको ये नहीं लिख के क्या लिख देगा, ऊर्जा के कई रूप होते हैं, उसमें एक बोलेगा यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये ऊर्जा, वो ऊर्जा, तो वो बहुत सारा रूप है, हम इसी में बांट दिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा दो भाग में बटेगा, एक होगा स्थितिज ऊर्जा, और एक हो जाएगा गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और अयांत्रिक में ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, फिर और क्या लिख सकते हैं, ध्वनि, प्रकाश, रासायनिक, नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, बहुत है ऐसा। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी के, और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पी। अयांत्रिक में देखिए लिखिएगा प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा नहीं लिखे हैं, लिखिए विद्युत ऊर्जा लिख लीजिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जितना लिख सकते लिखिए। विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और भी जानते तो सब लिख दीजिएगा। ठीक है, और यांत्रिक में सिर्फ दो। अब कहीं कहीं आपको क्या लिख देगा, बुक में आपको देखिएगा ये नहीं दिखा के ऊर्जा के रूप में क्या लिखेगा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश, रासायनिक, नाभिकीय, ऊष्मा, विद्युत, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मिला के लिख देगा। कहीं कहीं ये दोनों नहीं लिख के क्या लिखेगा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। समझ गए, अंतर हम खाली इसमें बांटे हैं, क्योंकि हम लोग का मेन स्थितिज और गतिज का बहुत काम होता है, बाकी सब आप हर चैप्टर में अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अयांत्रिक, अयांत्रिक ध्वनि, ध्वनि एक हम लोग को लास्ट में पढ़ना भी है। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है, या एक तरंग रूप में माध्यम करता है, या अनुदैर्ध्य तरंग होता है।